जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान, सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। सबसे पहले मैं अपने मातृ संगठन के उन सभी सम्मानित दीदी भूलियों का अपने दिल की गहराइयों से आभार व्यक्त करना चाहती हूँ, जो आज हमारे साथ हमारे शिव मंदिर के प्रांगण में बैठक में उपस्थित हुई। आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग आगे भी इसी तरह हमारा साथ निभाएंगे और जो हमारी माताएं बहनें दीदी भूली किसी कारणवश इस मीटिंग में नहीं पहुंच पाए हैं, तो उन सभी सम्मानित मातृशक्ति से मेरा विनम्र निवेदन है कि 31 अगस्त 2024 को 4:30 बजे पराग डेयरी में पहुंचने का कष्ट करें। यहाँ से हम एक बड़ी रैली निकाल कर ले जाएंगे। यह कॉल हमारे डॉक्टरों की है, हमारे छात्राओं की है एवं अनेक मातृ संगठन के महिलाओं की एवं जो जागरूक नागरिक हैं, जो जागरूक लोग हैं, उनकी तरफ से कॉल है कि जो देश भर में माँ बहन बेटियों के साथ अत्याचार हो रहा है उसके खिलाफत में आवाज़ उठाना अत्यंत आवश्यक है। मेरे बहनों, मैं जानती हूँ कि आप तक शायद खबर नहीं पहुँचती है, जिसके कारण आप लोगों को बहुत से खबरों के बारे में जानकारी ना हो, इसलिए आप लोग सड़कों पे नहीं उतर रहे हैं या फिर आप लोगों को वो दुख नहीं हो रहा है जो हमें हो रहा है। तो मैं आपको बहुत से खबरों से आज रूबरू कराना चाहती हूँ और आशा उम्मीद करती हूँ कि आप लोग कम से कम जन मुद्दों पे अपने आवाज़ प्रमुखता से उठाएंगे और सड़कों पे उतरेंगे। जैसा कि आप सभी सम्मानित भाई बहन जानते हैं कि हाल ही में, और न केवल हाल ही में, आदिकाल से महिलाओं पे इस देश में अत्याचार हो रहा है, लेकिन कुछ दिनों में पूरे देश में लगातार देश की महिलाओं पर, छोटी छोटी बच्चियों पर अत्याचार हो रहा है, जघन्य अपराध बढ़ रहा है। और इस सिलसिले में हमारा उत्तराखंड भी अछूता नहीं है। उत्तराखंड में भी लगातार माँ बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध हो रहा है। इस कड़ी में आपने देहरादून में आईएसबीटी में एक बस में देखा होगा, उत्तराखंड की सरकारी बस है, उसमें क्या बोल पांच दरिंदों द्वारा एक बेटी के साथ किस प्रकार का जघन्य अपराध किया गया। उसी के 2-3 दिन बाद हरिद्वार में इसी प्रकार का प्रकरण सामने आया। उसी दिन हरिद्वार में दूसरे प्रकरण सामने आया। हरिद्वार में उससे पहले सुनने में आया कि बीजेपी के कार्यकर्ताओं ने एक नाबालिग के साथ दुराचार करके उसकी हत्या कर दी। उससे पहले आपने अंकिता हत्याकांड के मामले में सुना होगा कि किस तरह से बीजेपी के नेता के बेटे ने हमारी बेटी के साथ जघन्य अपराध किया। इसी प्रकार से लगातार ये घटनाएं हो रही हैं। और जो पश्चिम बंगाल की घटना है, जो हमारी ट्रेनिंग डॉक्टर के साथ, महिला डॉक्टर के साथ जो जघन्य अपराध हुआ, उससे पूरा देश और पूरी मानवता का रूह कांप गई। इसी प्रकार से महाराष्ट्र के बदलापुर में 2-4 साल की बच्चियों के साथ स्कूल में अत्याचार हुआ। कहने का अर्थ है कि महिलाएं ना अपने स्कूल में सुरक्षित हैं, ना बसों में सुरक्षित हैं, ना अस्पतालों में सुरक्षित हैं। और जब हम न्यूज़ को रिसर्च करते हैं तो ज़्यादातर मामले ये आते हैं कि उन्हीं जात, उन्हीं धर्म, उन्हीं स्कूल, उन्हीं अस्पतालों द्वारा या उन्हीं के स्टाफ द्वारा या उन्हीं के घर वालों द्वारा या उन्हीं के समाज वालों द्वारा महिलाओं के साथ अत्याचार किया गया है। तो हम कह सकते हैं कि महिलाएं न अपनी जात में सुरक्षित हैं, न धर्म में, न पार्टी में, न सरकार में, न शासन में, न प्रशासन में, न समाज में, न घर में, न ससुराल में, न सड़क में, न संसद में। इसके मैं कई उदाहरण आपके लिए पेश करूंगी कि माँ की कोख में भी महिलाएं सुरक्षित नहीं हैं। वह तो खून का रिश्ता है। माँ की कोख में बेटी के हत्या करने का साजिश रचने वाले तो अपने खून के रिश्ते वाले होते हैं। तो यहाँ पे लिंग भेद में महिलाओं का शोषण हो रहा है। ससुराल में दहेज में कई ऐसी खबर आती हैं कि महिलाओं को दहेज में जलाया जाता है। तो वहाँ पे दिल के रिश्ते में महिलाओं का शोषण हो रहा है। फिर कई बार जो आपने राम रहीम के बारे में सुना होगा, आपने आसाराम बाबू के बारे में सुना होगा। ऐसे हजारों बाबा ऐसे हैं जो धर्म की आड़ में माँ बहन बेटियों के साथ जघन्य अपराध कर रहे हैं। इसी तरह से मैं जब पार्टी की बात करती हूँ तो बृजभूषण, कुलदीप सेंगर, प्रज्वल रवेन्ना और 2-3 अदर पार्टियों के भी जो बड़े बड़े नेता, यानी कि वो विधायक हैं, सांसद हैं और मंत्री संतरी हैं, ऐसे लोग भी माँ बहन बेटियों के साथ पथकत की आड़ में, राजनीतिक रुतबे की आड़ में माँ बहन बेटियों का शोषण कर रहे हैं। अब सवाल यह उठ रहा है कि हमने ऐसे बलात्कारियों को अपना नेता, अपना धर्म गुरु क्यों चुना है? क्यों हम इन्हें बड़ा मानते हैं?
किस प्रकार का इनका रवैया अपने लोगों के प्रति है। जब इस प्रकार के प्रकरण होते हैं तो हमारा शासन प्रशासन एफआईआर दर्ज कराने में आनाकानी करता है। यह मामला बेटी अंकिता के मामले में भी हुआ। बेटी अंकिता के हत्याकांड में उन्होंने 2 दिन तक उनके माता पिता को इस पुलिस स्टेशन से उस पुलिस स्टेशन दौड़ाया और एफआईआर दर्ज नहीं की। जब हमारे उत्तराखंड की आंदोलनकारी श्रीमती परिमला दीदी रावत ने 2 दिन तक लक्ष्मण झूले थाने में साथियों धरना रखा, तब जाकर के कहीं हमें हमारी बेटी की लाश मिली मेरे भाई बहनों, जबकि जीवित मिलनी चाहिए थी हमारी बेटी। यदि उत्तराखंड का शासन प्रशासन जागरूक होता या फिर अपराधियों के पक्ष में नहीं होता तो हमारी बेटी हमें जिंदा मिलती। लेकिन दुर्भाग्य है कि हमें अपनी बेटी का इस प्रकार की हालत को देखना पड़ा। तो हम चाहते हैं, और यही मामला मोमिता, जो डॉक्टर मोमिता है ट्रेनी डॉक्टर, उसके मामले में भी यही हुआ। उनके साथ जघन्य अपराध हो गया। तो वहाँ के जो प्रिंसिपल हैं, जो आरजी कर अस्पताल के प्रिंसिपल हैं, वो इस मामले को दबाने की कोशिश कर रहे थे। जो संजय रॉय है उसे फंसाया गया, क्योंकि हालांकि वो थोड़ा सा महिलाओं के मामले में गलत आदमी था, लेकिन हत्या ये सामूहिक हत्या है, सामूहिक बलात्कार है। सिर्फ एक संजय रॉय ने यह हत्या नहीं की। उस बेटी के आंखों से ब्लड, कान से ब्लड, नाक से ब्लड, मुंह से ब्लड, हर जगह से ब्लड आ रखा था। और मैं माफ़ी चाहती हूँ इस बात के लिए। उनके दोनों पाँव को चीर करके उनका जो शरीर है चारों ओर से ब्लड बह रहा था। तो इतनी जघन्य अपराध, इतनी क्रूरता उन्होंने उस डॉक्टर महिला के साथ की। हमारे उत्तराखंड की भी एक नर्स बेटी, तस्लीम नाम की नर्स बेटी को भी रास्ते में उसका पीछा किया गया, उसके साथ गलत काम किया गया, उसको मार दिया गया और उसका सर जो है पत्थरों से कुचल दिया गया। इसी प्रकार लगातार महिलाओं के साथ अत्याचार हो रहा है, और यह अत्याचार आज का नहीं है, सदियों पुराना अत्याचार है। इस विषय में मैं कुछ बातें आपके सामने फिर से रख देना चाहती हूँ कि आते हैं सतयुग में। तो सतयुग में इंद्र ने, जिसे भगवान कहते हैं हम लोग, उसने माँ अहिल्या के साथ दुराचार किया। और दुर्भाग्य देखिएगा कि उनके पति महर्षि महात्मा जी ने अपनी पत्नी को श्राप दिया। सजा देनी चाहिए थी इंद्र को, और श्राप दिया गया माँ अहिल्या को, जिसके कारण उन्हें पत्थर बना दिया गया। अब देखिएगा साथियों, यही सिलसिला चल रहा है। फिर आया त्रेतायुग। तो त्रेतायुग में माँ सीता को पवित्र होने के बावजूद भी उनकी अग्नि परीक्षा ली गई। बहुत से लोग बोलते हैं कि भगवान श्री राम ने पहले ही उन्हें अग्नि देव को सौंप दिया गया था। लेकिन मेरा सवाल उठता है कि यदि पहले ही अग्निदेव को सौंप दिया गया था तो क्या रावण ने जो माँ सीता का अपहरण किया वो झूठ था जब अग्निदेव को सौंपा गया था? तो इसका अर्थ है कि महिलाओं के लिए सब जगह क्रूरता है। फिर जब वो गर्भ अवस्था में थी माँ सीता, तो एक धोबी के कहने पे उन्हें गर्भ अवस्था में जंगलों में दर बदर भटकने के लिए छोड़ दिया गया। फिर जब माँ सीता इन तमाम परिस्थितियों से तंग आ गई तो उन्होंने माँ धरती से प्रार्थना की कि हे माँ, अब तू ही मुझे संभाले। मैं इस संसार के सो कॉल्ड रीति रिवाजों से परेशान हो गई हूँ। मैं अब कोई भी परीक्षा नहीं देना चाहती हूँ। इसी प्रकार से द्वापर में माँ द्रौपदी के साथ कितनी दुर्भाग्यपूर्ण बात है कि उन्हीं के पतियों द्वारा उन्हें जुए में हारा गया। मैं आप लोगों से पूछना चाहती हूँ, यदि आपका पति किसी भी जगह पे आपको जुए में या दारू में हार जाता है और दारू की बोतल के बदले आपको वहाँ बेच देता है, तो क्या आपको उचित लगेगा? यहाँ पे पांडवों को धर्म कहा जाता है, जबकि मुझे लगता है कि पांडवों ने सबसे ज़्यादा अधर्म किया है माँ द्रौपदी के साथ। माँ द्रौपदी को जुए पे दाव पे लगाकर। और दुर्भाग्य देखिए कि अपने ही पतियों द्वारा जुए पे दाव पे लगाना, फिर अपने ही देवरों द्वारा माँ द्रौपदी का चीरहरण करना, और उस महफिल में बड़े बड़े ज्ञानी, महाज्ञानी, प्रतापी, महाप्रतापी राजा बैठे हुए थे, बुद्धिजीवी लोग बैठे हुए थे, चाहे वो गुरु द्रोणाचार्य हों, चाहे भीष्म पितामह जी हों, चाहे धृष्टराज जी हों, वो तमाम लोग मौन खड़े थे। अपने ही लोग थे पूरे समाज में। अब मैं आपको बताती हूँ कि शोषण करने वाले भी अपने ही, चीरहरण करने वाले भी अपने ही लोग, जुए में हारने वाले भी अपने ही पति, अपने ही लोग, और मौन धारण करने वाले भी अपने ही लोग। तो एक महिला को उतनी महफिल में ना 5 पांडव बचा पाए, ना वो तमाम भीष्म पितामह, गुरु द्रोण से तमाम लोग बचा पाए, और वो कौरव तो क्यों बचाते, वो तो थे ही राक्षस। तो इस तरह से महिलाओं की हमदर्दी कोई भी नहीं है, ना सतयुग में था, ना त्रेतायुग में था, ना द्वापर में था। अब मैं आपको कलयुग की बात सुनाती हूँ। कलयुग में मेरे भाई बहनों, आप रिसर्च करना कि सती प्रथा किस जात, किस धर्म, किस देश की क्रूरता थी, इस विषय में रिसर्च करना। और यह रिसर्च करके
आप देखेंगे कि महिलाओं के साथ किस प्रकार का जघन्य अपराध किया जाता था। पहले तो महिलाओं के साथ बाल विवाह किया जाता था। पुरुष महिलाओं के तिगुनी चौगुनी आय पे होता था। जब चौगुनी आय पे होगा साथियों, तो जाहिर सी बात है कि उसकी मृत्यु पहले ही होगी। लेकिन क्रूरता के हद इस प्रकार से पार की गई कि यदि पति 80 वर्ष का है और मर गया, तो 20 साल की बेटी को उस 80 वर्ष के बुजुर्ग पति के साथ चिता में जलाया जाता था। इस प्रकार की क्रूरता, तो यह क्रूरता हमारे महान क्रांतिकारी राजा राम मोहन राय जी ने ख़त्म किया कि उनके घर में उनके चाचा जी की डेथ हुई और उनकी चाची जी छोटी थी, क्योंकि चाचा जी बूढ़े थे, तो छोटे ही, मैंने जैसे कहा कि बाल विवाह किया जाता था। तो जब उन्हें भी जलाया जा रहा था, नहीं बचा पाए वो, तो उनको बहुत ज़्यादा कष्ट हुआ। तो उन्होंने इस विषय में आंदोलन किया। जब उन्होंने आंदोलन किया तो उनके घर वाले ही उनके खिलाफत में हो गए। तो यह क्रूरता महिलाओं के साथ अग्नि परीक्षा से लेकर कई प्रकार की क्रूरता। उसके बाद मैं आपको एक बात और बताती हूँ कि ये केरला में एक जगह है, वहाँ पे महिलाओं को स्तन नहीं ढकने दिए जाते थे। आज जो बड़े बड़े सोकॉल ज्ञान देते हैं भारतीय संस्कृति पे, या फिर महिलाएं निर्वस्त्र घूम रही हैं या फिर कम कपड़े पहन रही हैं, मैं उनको जवाब देना चाहती हूँ कि इस देश में महिलाओं के लिए इतना काला कानून था कि महिलाओं को ऊपर के साइड कपड़े नहीं पहनने दिए जाते थे। यदि कोई पहनना चाहता था तो उन पे वो कर लगाते थे। उस कर को उन्मूलन कर बोलते थे, स्तन कर लगाया जाता था महिलाओं को। आज बड़े बड़े ज्ञान दे रहे हैं मेरे भाई बहनों, आज बड़े बड़े धर्म का ज्ञान दे रहे हैं। महिलाओं को उनके पतियों द्वारा जुए में हराया गया, उन्हीं के देवरों द्वारा चीर हरण किया गया, उनके ही घर के बुजुर्गों द्वारा मौन धारण किया गया। ये महिलाओं की स्थिति हमारे देश में है और थी, और अभी भी आप देखिएगा मेरे भाई बहनों, जिस प्रकार से मणिपुर की घटना आपने देखी होगी कि किस प्रकार से महिलाओं को निर्वस्त्र किया गया। कहा जा सकता है कि यह महिलाओं को निर्वस्त्र करने की धारणा सदियों पुरानी है इस समाज की, अपने देश की महिलाओं का। कहा जा सकता है जिस प्रकार से महिलाओं के साथ ब्रूटली यानी कि बेरहमी से जो मर्डर किया जा रहा है, बेरहमी से जो सामूहिक रेप किया जा रहा है साथियों, ये सदियों पुरानी धारणा है। हम मानते हैं कि आज अश्लीलता के लिए, नशा के लिए जो बढ़ता ग्राफ है साथियों, उसके वजह से भी काफ़ी महिलाओं का शोषण हो रहा है। लेकिन मैं कहना चाहूँगी कि सतयुग में तो जब इंद्र ने माँ अहिल्या का शोषण किया, तब तो कोई पोर्नोग्राफी नहीं थी, तब तो कोई नशा नहीं था। जब द्वापुर में पांडवों द्वारा माँ अहिल्या को, क्षमा चाहती हूँ, माँ द्रौपदी को जुए में हारा गया, कौरवों द्वारा उनका चीरहरण किया गया, तब तो कोई अश्लीलता नहीं थी, तब तो कोई नशा नहीं था। जब भगवान श्री राम द्वारा माँ सीता का अग्नि परीक्षा ली गई, तब तो कोई चीज़ें, मतलब मेरे कहने का अर्थ है कि उस समय तो इस प्रकार की चीज़ें नहीं थी। आज हम कह सकते हैं कि नशा फैल गया, हम आज कह सकते हैं कि अश्लीलता फैल गई। मगर यदि फैल गई जो कुछ भी है, तो आपने सिर्फ महिलाओं को ही ऑब्जेक्ट क्यों चुना, आपने महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया, हर युग में आपने महिलाओं को ही टारगेट क्यों किया। तो मैं कह सकती हूँ कि इस विषय में इन लोगों की कमजोरी है कि इन्हें अदर चीज़ें करना नहीं आता। दुनिया इस पेज पे पहुंच गई, दुनिया के देश लाखों लाखों गोल्ड मेडल तमाम प्रकार की चीज़ें कर रहे हैं, और हमारे देश के लोग अपने ही महिलाओं को टॉर्चर करने पे अटके पड़े हैं। अपने ही देश की महिलाओं के साथ बलात्कार, सामूहिक बलात्कार, रेप, मर्डर, निर्वस्त्र घुमाना, अत्याचार करना, आंखें फोड़ना, तेजाब डालना, दहेज प्रथा में जलाना, भ्रूण हत्या करना, ये तमाम प्रकार की घृणित चीज़ें महिलाओं के साथ हो रही हैं। तो मैं आप लोगों से कहना चाहती हूँ कि इस विषय में आप लोगों को चिंता करनी चाहिए। जो हमें ज्ञान देते हैं कपड़े पहनने का, उन्होंने कभी हमें ऊपर की तरफ कपड़े ही नहीं पहनने दिए, निर्वस्त्र ऊपर की तरफ घुमाया। जो हमें ज्ञान दे रहे हैं कि महिलाओं को बाहर नहीं जाना चाहिए, उन्होंने स्वयं घरों से बाहर निकाल करके मणिपुर में महिलाओं को निर्वस्त्र किया। जो ज्ञान दे रहे हैं तमाम तरह के, हमें जात में, हमें धर्म में, हमें राजनीतिक में, हमें पदकदों में, चारों ओर हमें टॉर्चर किया गया और किया जा रहा है। अब मैं बताती हूँ आपको कि जो पश्चिम बंगाल में हमारी बेटी मोमिता थी, वो डॉक्टर बन गई थी साथियों। डॉक्टर इस देश की, इस दुनिया की सबसे ऊंची पद्धति होती है। मैं आपको बता दूं कि हमारे देश के APJ अब्दुल कलाम जी राष्ट्रपति भी थे एंड साइंटिस्ट भी थे, वैज्ञानिक भी थे, बट उनके आगे डॉक्टर APJ अब्दुल कलाम लगाया जाता था। क्यों? क्योंकि डॉक्टर की पद्धति सबसे ऊपर होती है। अब महिलाएं डॉक्टर भी बन गई,
पढ़ लिख करके उन्होंने अच्छे क्वालिफिकेशन, अच्छी स्टडी करके 10th में टॉप कर रहे हैं, 12th में टॉप कर रहे हैं, 6-6 साल MBBS में लगा रहे हैं, उसके बाद ट्रेनिंग दे रहे हैं, महिलाओं की, तमाम लोगों की, मरीजों की, नागरिकों की, मनुष्यों का इलाज कर रहे हैं। उसके बाद तुम वहाँ महिलाओं को वहाँ भी नहीं छोड़ रहे हो। यानी कि तुमने महिलाओं को ना सतयुग में छोड़ा, ना त्रेतायुग में छोड़ा, ना द्वापर में छोड़ा, ना स्कूलों में छोड़ रहे, ना बसों में, ना गाड़ियों में, ना अस्पतालों में, कहीं भी आप महिलाओं को सुरक्षित नहीं रख रहे हैं। तो क्या यह धब्बा नहीं है इस समाज के मुंह पे कि कब तक महिलाओं के साथ इस प्रकार का शोषण करते रहेंगे और कब तक महिलाएं सहती रहेंगी। और दुर्भाग्य देखिएगा कि जब इस प्रकार के प्रकरण होते हैं तो कहते हैं कि बहुत बड़ा व्यक्ति है, ये मामला लटक जाएगा। मैं पूछना चाहती हूँ कि बड़ा व्यक्ति है तो उसे क्या महिलाओं के साथ इस प्रकार की बदतमीजी करने की अथॉरिटी है? किसने उसको अधिकार दिया? और आपने ऐसे बदतमीज लोगों को अपना नेता, अपना ये धर्मगुरु चुना ही क्यों है? क्यों चुना आप लोगों ने ऐसे लोगों को? और क्या जो लोग इन लोगों को बचाना चाहते हैं, इन बलात्कारियों को बचाना चाहते हैं, क्या चाहते हो कि हमारे समाज में बलात्कारी फैले? क्या वो अपने माँ बहन बेटियों को इन बलात्कारियों से बचा पाएंगे? यदि जिन बलात्कारियों को आप बचा रहे हो तो क्या गारंटी है कि वो बलात्कारी किसी और के साथ ऐसा काम ना करें? तो हमारी मांगे हैं, सबसे पहली मांग है हमारी कि देश भर में महिलाओं, बच्चियों और किसी भी पीड़ित नागरिक के साथ, कमज़ोर नागरिक के साथ इस प्रकार का जघन्य अपराध नहीं होना चाहिए। इन अपराधों पे पूर्ण तरीके से रोक लगनी चाहिए। चाहे तुम कानून लो, तुम कुछ भी करो, लेकिन महिलाओं, बच्चों को सुरक्षा रखना इस देश की शासन प्रशासन की जिम्मेदारी है, पहली चीज़। दूसरी चीज़, इस देश में नशा और अश्लीलता पे प्रतिबंध लगना चाहिए। तीसरा मेरे भाई बहनों कि पदकत की धौंस, राजनीतिक जात धर्म की आड़ में महिलाओं का शोषण होना बंद होना चाहिए। और ये तथाकथित जो वीआईपी हैं उन्हें जेलों में डालो जिन्होंने अत्याचार किया। और मैं यह कहना चाहूँगी कि अपराधियों को बचाना, उन्हें जनता के कर पे पालना टोटली बंद किया जाए। शासन प्रशासन का रवैया अपनी जनता के साथ उचित होना चाहिए। शासन प्रशासन को अपने जनता के साथ दुर्व्यवहार करना बंद करना चाहिए। और मेरे भाई बहनों, ये तमाम चीज़ें हैं। बाकी मैं उत्तराखंड के बारे में आपको बताती हूँ कि हमारा उत्तराखंड बिजली उत्पादन देश है, राज्य है, पानी का सबसे बड़ा स्रोत है। जिन प्रदेशों में उत्तराखंड का पानी और बिजली जाती है उन प्रदेशों में लगभग बिजली और पानी मुफ्त है या कम दामों में मिलता है। और जिस उत्तराखंड में बिजली का उत्पादन हो रहा है, जिस उत्तराखंड में पानी का स्रोत है, वह उत्तराखंड वासी इतने लंबे लंबे बिजली पानी का बिल भर रहे हैं। कम से कम इन मूलभूत आवश्यकताओं के लिए तो आप लोग आवाज़ उठाएं। और यहाँ पे जो डैम बने हुए हैं, चाहे वो टिहरी डैम हो, चाहे श्रीनगर का डैम हो, मेरे भाई बहनों, इस डैम की वजह से उत्तराखंड की जो भूमि है वो धंस रही है, क्योंकि पहाड़ों ने पानी पी लिया है और लगातार यहाँ भूस्खलन हो रहे हैं, लगातार यहाँ बाढ़ आ रही है, लगातार यहाँ लैंडस्लाइड हो रहे हैं साथियों। तो जिसके कारण उत्तराखंड वासियों को भुगतना पड़ रहा है। आप देखिएगा कि डैम बनने की मार हम भुगत रहे हैं भूमि धसाव से और तमाम प्रकार की आपदा से, और मुफ्त में बिजली मिल रही है अदर प्रदेशों को। यहाँ पे बड़े बड़े बिल हम भर रहे हैं और बेरोजगार हमारे बच्चे हैं। तो हमारी मांगे हैं कि उत्तराखंड में पहले तो बिजली और पानी मुफ्त होना चाहिए, नहीं तो कम से कम इन बढ़ते दामों पे रोक लगना चाहिए। और उत्तराखंड में चाहे वो डैम बन रहे हों, चाहे अस्पताल बन रहे हों, चाहे कुछ भी चीज़ें बन रही हों, उसमें 80% अधिकार उत्तराखंड के नवयुवक भाई बहनों का होना चाहिए। तभी हम एक बेहतर राज्य का निर्माण कर पाएंगे। मेरे भाई बहनों, आपने देखा होगा कि गैरसैंण में 3 दिन का सत्र चला, उसमें हमारे विधायकों ने अपनी तनख्वाह बढ़ाई। हमारे बच्चे 5-5 हज़ार में, 8-8 हज़ार में, 15-15 हज़ार में गुजारा कर रहे हैं। और हमारे विधायकों की 4-4 लाख तनख्वाह, एक विधायक की 4 लाख तनख्वाह बढ़ा दी इन लोगों ने। तो आप देखिएगा मेरे भाई बहनों कि जिस विधायक की 4 लाख तनख्वाह है, जिस सांसद और विधायक मंत्री संतरियों की 4-4 लाख तनख्वाह है, उनके लिए बिजली पानी फ्री, उनके लिए यातायात फ्री, उनके लिए न्याय, सुरक्षा एंड जो दवाई, स्वास्थ्य, शिक्षा सब कुछ फ्री है। यानी कि कह सकती हूँ मैं कि देश का सारा पैसा हमारे विधायकों पे, हमारे सांसदों पे एंड हमारे मंत्री संतरियों पे लग रहा है ना, जो जन सेवक कहलाया जाते हैं, जो हमारे बीच वोट मांगने इसलिए यह कहकर आते हैं कि हम आपके सेवक हैं। और सेवकों की तनख्वाह 4 लाख से ऊपर,
और मालिक लोग 2-2 हज़ार में गुजारा करने पे मजबूर हैं। मालिक लोगों को, जिन्होंने उन्हें मंत्री संतरी बनाया, जिस जनता मालिक है साथियों इस देश की, तो मालिक 5-5 किलो राशन पे अपना गुजारा कर रही है। तो मैं पूछना चाहती हूँ इन सेवकों से, जिनको 4-4 लाख रुपए जो तनख्वाह ले रहे हैं, क्या मालिकों का 5-5 किलो चावल और गेहूं में गुजारा हो जाएगा? उन्हें कपड़े नहीं पहनने हैं, उन्हें साग सब्जी नहीं खानी है, उन्हें फल फ्रूट नहीं खाना है, उन्हें इलाज नहीं करना है, उन्हें पढ़ाई लिखाई नहीं करनी है, उन्हें अदर चीज़ें नहीं करनी है, सिर्फ 5 किलो राशन लेकर के ही उनका पेट भर जाएगा। तो हमारी मांग है कि हमें 5-5 किलो राशन नहीं चाहिए। हमारे युवाओं को उचित शिक्षा, पर शिक्षा, हमारे लोगों को उचित इलाज, न्याय, सुरक्षा एवं हमारे सभी भाई बहनों को उचित रोजगार दिया जाए। जितने जो जिस हिसाब से पढ़े लिखे हैं, जिस हिसाब से जिनकी क्वालिफिकेशन है, उन्हें उस हिसाब से नौकरी दी जाए। और उत्तराखंड के सभी संस्थानों में, सभी विभागों में 80% हमारे उत्तराखंड वासियों को नौकरी दी जाए। यह हमारी मांगे हैं। और बिजली पानी का बिल जो है उत्तराखंड में पहले तो मुफ्त किया जाए, अन्यथा बिजली का दाम घटाया जाए। तो मैं आशा करती हूँ मेरे भाई बहनों कि आप लोग इस विषय में चिंता करेंगे, समझेंगे, जानेंगे और आवाज़ उठाएंगे। कम से कम मूलभूत आवश्यकताओं के लिए आवाज़ उठाएंगे। और महिलाओं से विशेषकर मैं कहना चाहूँगी कि यदि आप समझ रहे हैं कि आप सुरक्षित हैं, तो आप गलतफहमी में हो, क्योंकि चारों दिशाओं में, चाहे वो घर में माँ की कोख से लेकर के, ससुराल की दहलीज से लेकर के, तुम्हारे जात से लेकर के, तुम्हारे धर्म से लेकर के, तुम्हारे राजनीतिक पार्टियों से लेकर के, शासन प्रशासन से लेकर के, सब जगह तुम्हारे दुश्मन बैठे हुए हैं। चाहे बसों में बोलो, स्कूलों में बोलो, 4-4 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, 2-2 साल की बच्चियों को नहीं छोड़ा जा रहा है, 95-95 साल की बुजुर्ग माता को नहीं छोड़ा जा रहा है। यंग जनरेशन का तो क्या ही बात करें, डॉक्टरों को नहीं छोड़ा जा रहा है, नर्स को नहीं छोड़ा जा रहा है, पहलवान बेटियों को नहीं छोड़ा जा रहा है। सभी के साथ महिलाएं, चाहे सांसद हो, चाहे मैं कई बार इस मामले में मैंने कई लोगों से बात की, तो चाहे वो प्रशासन में महिलाएं हों, चाहे डॉक्टर बनी हो, कहीं पे भी महिलाएं हों, सब यही कह रहे हैं कि हमारा शोषण हो रहा है। तो आपका शोषण हो रहा है तो आपको आवाज़ उठानी चाहिए। आपको किसी नेता के बहकावे में, किसी तथाकथित सो कॉल्ड इन आसाराम रहीम जो भी हैं ये बलात्कारी लोग, इनके बहकाव में नहीं आना है। आपको अपनी लिए स्टैंड लेना है। आपको स्टडी की भी आवश्यकता है, आपको सब चीज़ की आवश्यकता है। और सबसे बड़ी बात कि आपको अपना अंदर आत्मविश्वास जगाना है और हर बुराई के खिलाफ लड़ाई लड़ना है। और मैं यह बात समझ सकती हूँ कि जब महिलाएं आगे आएंगे तो हम अपनी सुरक्षा के साथ साथ अपने बच्चों की सुरक्षा भी करेंगे। उनके लिए न्याय, सुरक्षा, शिक्षा, स्वास्थ्य, रोजगार का डिमांड भी करेंगे और सरकारों को देना पड़ेगा मेरे भाई बहनों। और मैं फिर से महिलाओं को कह दूं कि आपका इस्तेमाल कहाँ ये लोग करते हैं, जहां आपका इन्हें फायदा लेना होगा। यानी कि आप लोग देखिएगा कि जहाँ पे पदकद में बैठना होगा तो वहाँ पे पुरुष आगे हो जाता है, और जहाँ पे लगेगा कि डंडी चलनी वाली है वहाँ पे महिलाओं को आगे कर देते हैं लोग। मैं 2-3 प्रकरण आपको बताती हूँ कि परसों हमने देखा कि उधम सिंह में एक कांग्रेस की नेता को, महिला नेता को पुलिस, जेंट्स पुलिस पुश कर रही थी, वहाँ पे मार खाने की नौबत आई तो कांग्रेस पार्टी ने महिलाओं को आगे कर दिया। पश्चिम बंगाल में रूपा गांगुली को बीजेपी ने आगे कर रखा है, उसको पुलिस वालों ने पिटाई करी है, लाठी डंडा से लाठीचार्ज किया है। इसी प्रकार से हम अगर यूकेडी की बात करें तो यूकेडी में कई बार लोगों ने अपने इस्तीफा दे दिया, कोई बात नहीं, जिनकी मर्जी जो भी है, लेकिन उन्होंने प्रमिला दीदी को आगे कर दिया कि तुम उनके लिए बोलो। तो यहाँ पे सभी राजनीतिक दल महिलाओं का इस्तेमाल कर रहे हैं कि महिलाओं को जब मार खानी है तो महिलाओं का आगे करो, लेकिन जब मुख्यमंत्री बनना होगा, जब प्रधानमंत्री बनना होगा, जब कहीं पे भी पदकल लेना होगा, तब वहाँ पे पुरुष आगे हो जाता है कि प्रधानमंत्री मैं बनूंगा, राष्ट्रपति मैं बनूंगा, ये मैं बनूंगा, सो मैं बनूंगा। लेकिन जब मार खानी होती है वहाँ पे महिलाओं का आगे किया जाता है। जब ये शोषण करते हैं तब ये सारे एकमुठ होते हैं, लेकिन जब आवाज़ उठाने की बारी आती है, कोई भी पुरुष, कोई भी राजनीतिक पार्टी, कोई भी धर्मगुरु, कोई भी जात धर्म आगे नहीं आता है। ये आते तो इस प्रकार से ये तमाम प्रकार की घटनाएं महिलाओं के साथ नहीं होती। तो महिलाओं को चेताना होगा कि आपका इस धरती में कोई सगा नहीं है, ना आपके खून के रिश्ते जो आपकी प्लानिंग बनाते हैं कि आपके कोख में ही भ्रूण हत्या की जाए, ना आपके दिल के रिश्ते जो आपको दहेज प्रथा में जलाने की प्लानिंग बनाते हैं, ना आपके जात जो आपके साथ लिंग भेद करके आपके साथ छुआछूत करते हैं, ना ही आपका धर्म जो
आपको धर्म की आड़ में आशा राम बाबू राम रहीम जैसे बलात्कारियों का शिकार बनाते हैं। ना ही कोई ये राजनीतिक पार्टी जो बृजभूषण कुलदीप सेंगर इतने बड़े नेता बन गए, विधायक बन गए, सांसद बन गए, ये मंत्री संतरी बन गए, उसके बावजूद भी इनके नेताओं महिलाओं के प्रति जो कुदृष्टि है वो गई नहीं है। तो बृजभूषण सांसद है, मंत्री है, उसके बावजूद भी उसने इतने घिनौनी हरकत की पहलवान बेटियों के साथ। कर्नाटका में प्रज्वल रेवन्ना 2 बार का विधायक रह चुका है, उसने किस प्रकार से हजारों महिलाओं के साथ यौन शोषण करके वीडियो क्लिप बना करके महिलाओं को शोषण किया, उनको अत्याचार किया मानसिक रूप से, शारीरिक रूप से। तो महिलाओं से मैं निवेदन करूंगी कि आपको अपने अधिकारों के लिए आगे आना होगा, एकजुट होना होगा, समझना होगा, क्योंकि ये क्राइम आपके अगेंस्ट हो रहा है तो आवाज़ भी आपको ही उठानी पड़ेगी, जवाब भी आपको ही देना पड़ेगा और संघर्ष भी आपको ही करना पड़ेगा। सदियों से महिलाओं का शोषण पितृसत्ता करती आ रही है और उनमें से चंद जो ममत्व भरे पुरुष महापुरुष हैं, चाहे वो हमारे राजा राम मोहन राय जी हों, चाहे ईश्वर चंद्र विद्यासागर जी हों, चाहे ज्योतिबाई फुले हों, चाहे हमारे डॉक्टर V.R. अम्बेडकर जी हों, या चाहे शहीद भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु, सुभाष चंद्र बोस, एक कई महापुरुष थे जिन्होंने महिलाओं के लिए बेहतर काम किया, क्योंकि उनके अंदर कहीं ना कहीं महिलाओं की ममत्व जाग गई। और जहाँ ममत्व होगा साथियों, वहाँ हमेशा समाज सुधरा रहेगा। और जहाँ पितृसत्ता घुसेगी वहाँ वो महिलाओं की तो अत्याचार करेंगे, लेकिन वो अपने से कमज़ोर पुरुषों का भी अत्याचार करते हैं। आपने देखा होगा कि बहुत से जगहों पर यदि पुरुष बड़ी कुर्सी में बैठ गया तो वहाँ पे वो अपने से छोटे रैंक वालों का शोषण करता है, महिलाओं का तो करता ही करता है। तो ये पितृसत्ता से हमें अपने समाज को मुक्त करना होगा। सदियों से पुरुष ही महिलाओं का शोषण कर रहा है और कोई बिल्ले पुरुष ही फिर उस शोषण के खिलाफत में आवाज़ उठा रहे हैं। मैं चाह रही हूँ क्यों ना महिलाएं आवाज़ उठाएं, क्यों ना महिलाएं क्रांति करें, क्योंकि चंद पुरुषों के मन में जब ममत्व आता है तो वो सती प्रथा जैसे घातक क्रूर प्रथा को बंद कर सकते हैं। और महिलाएं तो ममता की मूर्त हैं। यदि सारी महिलाएं एकजुट होकर के अपनी ममत्व को पूरे विश्व के पटल पर रखेंगे, अपने संकल्प लेंगे कि हम अपने साथ, अपने समाज के साथ अब किसी भी प्रकार की बर्बरता बर्दाश्त नहीं करेंगे, तो मैं यकीन के साथ कह सकती हूँ कि महिलाओं के ऊपर, बच्चों के ऊपर या कमज़ोर नागरिकों के ऊपर होने वाला अत्याचार हमेशा हमेशा के लिए ख़त्म हो सकता है। अब मेरा मानना है और मेरी मांग भी है कि ये क्रांति अब नारी करें। नारी ही नारी को हर प्रकार के अत्याचार, दुराचार, अपराध से मुक्त कर सकती है। अपने देश को नशा से, भ्रष्टाचार से, अश्लीलता से, तमाम प्रकार के छुआछूत, शोषण, कुप्रथाएं, दहेज प्रथा जैसे कुप्रथाओं से, भ्रूण हत्या जैसे दुराचार से मुक्त कर सकती है। मैं आशा करती हूँ कि मेरी सभी सम्मानित मातृशक्ति इस विषय में जागरूक होंगे। मैंने एक एक कड़ी आपको समझा दी है और आपको तय करना है कि आपको पितृसत्ता के नशे का शोषण बनना है या फिर अपनी ममत्व, अपनी वीरता से अपने को और अपने समाज को, अपनी माँ बहन बेटियों को, अपने बच्चों को तमाम प्रकार के अपराध से मुक्त करना है। और यह दृढ़ संकल्प हम सभी सम्मानित मातृशक्ति को लेना होगा और यह हम कर सकते हैं। मेरे भाई बहनों, जब हम जा रहे हैं जिधर किधर, हम देख रहे हैं कि लोग हमारी वीरता से डरते हैं, लोग उस महिला से डरते हैं जिन्होंने इस पितृसत्ता से डरना बंद कर दिया। लोग उस महिला से डरते हैं जिन्होंने इन्हें तथाकथित लोगों को बड़ा समझना बंद कर दिया, जिन्होंने इन बलात्कारियों को अपना धर्मगुरु समझना बंद कर दिया। उन महिलाओं से बलात्कारी, अत्याचारी डरते हैं। और अब वक्त आ चुका है महिलाओं के अंदर की वीरता दिखाने का और अपने आप को हर प्रकार के शोषण से मुक्त करने का। आशा ही नहीं, पूर्ण विश्वास करती हूँ कि आप लोग जागरूक होंगे और इस मुहिम में बढ़ चढ़ करके मेरा साथ निभाएंगे और हम सभी सम्मानित मातृशक्ति दमखम से अपने को हर अपराध से मुक्त भी करेंगे एवं अपने बच्चों को रोजगार, शिक्षा, स्वास्थ्य, न्याय, सुरक्षा तमाम प्रकार की चीज़ों से युक्त भी करेंगे, यानी कि उनके अधिकारों को उनसे रूबरू कराएंगे, उन्हें देंगे। हमारे बच्चों को आसानी से शिक्षा प्राप्त हो, आसानी से स्वास्थ्य प्राप्त हो, आसानी से सुरक्षा प्राप्त हो, आसानी से न्याय प्राप्त हो, आसानी से रोजगार प्राप्त हो। और उत्तराखंड में 80% नौकरियों पे उत्तराखंड वासियों का अधिकार हो सभी विभागों में, चाहे वो बिजली विभाग हो, जल विभाग हो, डैम हो, अस्पताल हो, जो कुछ भी हो, पहले महिलाओं उत्तराखंड वासियों का अधिकार होना चाहिए। और आशा करती हूँ कि आप लोग
सो कॉल्ड राजनीतिक पार्टियों से, इन तथाकथित घृणात्मक इन जो आपको जाल में फंसा रहे हैं पाखंडियों से ऊपर उठेंगे और आप समझेंगे अपनी बात को कि आपकी अस्मिता सर्वोपरि है, आपके बच्चों का जीवन सर्वोपरि है। उसके बाद में इन लोगों का राजनीतिक हित, ये अपनी हित साधने के लिए आपके साथ किसी भी दुर्व्यवहार तक जा सकते हैं। आपको सबसे बचना है और सबको बचाना है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। उम्मीद कर दूं कि आप सभी सम्मानित भाई बहन 31 अगस्त 2024 को इस मुहिम में आएंगे और हम प्लानिंग करेंगे कि आगे आगे हमें कैसे लड़ना है। और यह मुहिम हमने देशव्यापी, न केवल उत्तराखंड में, देशव्यापी बनाना है। यह मुहिम हमें विश्वव्यापी बनाना है कि अब उत्तराखंड एवं इस देश की नारियों ने पितृसत्ता का कहना मानना, शोषण सहना, सेवा देना बंद कर दिया है, टोटल ही बंद कर दिया है। तब तक जब तक ये हमें नशा, अश्लीलता, बलात्कार, हत्या, भ्रूण हत्या, दहेज प्रथा जैसे तमाम चीज़ों से मुक्त नहीं कर देते। अब नारी की मुक्ति की समय आ चुका है और नारी स्वयं अपने आप को मुक्ति करेगी, क्रांति लाएगी और अपने आप को मुक्ति करेगी। आशा करती हूँ कि सभी मातृशक्ति जागरूक होंगे। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड, जय जवान, जय किसान। सभी सम्मानित भाई बहनों को सादर प्रणाम। जय मातृशक्ति, जय युवा शक्ति, जय नागरिक शक्ति।